नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र का अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 3। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरी विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करेंगे उदारीकरण की। हम किसकी बात करेंगे? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की। आज हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जब भी ये शब्द आता है आपके दिमाग में उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? उदारीकरण हुआ, उसको लिबरलाइज कर दिया गया। जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि उदार का मतलब होता है लिबरल। उदार का मतलब क्या होता है? लिबरल होना। ठीक है, जैसा कि आप व्यक्ति भी दो प्रकार के देखते होंगे, एक होते कठोर और एक होते उदार। ठीक है, कठोर व्यक्ति कौन होता है? जो नहीं, बस जो बोल दिया सो बोल दिया, उससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। उदार होते ठीक है, ऐसा भी कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अपन एक उदाहरण देते हैं कि एक मकान मालिक है। ओके, एक मकान मालिक ने विशेषतः ऐसा कर रखा कि नहीं मैं तो इसको तो मकान दूंगा ही नहीं, एक वर्ग को नहीं दूंगा, ठीक है, या फैमिली वालों को नहीं दूंगा, या मान लो किसी स्टूडेंट्स को नहीं दूंगा, या महिलाओं को नहीं दूंगा, पुरुषों को नहीं दूंगा, या कोई फॉरेनर्स कभी आ रहे हैं उनको नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी मान लीजिए वो कर ले। उसने सिर्फ और सिर्फ ये कर रखा है कि नहीं मैं तो एक ही इसी वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं को मकान दूंगा। तो अभी वो कठोर है, अभी वो स्ट्रिक्ट है कि भाई इसी को मकान देना है, बाकी और किसी को नहीं देना, उसके अलावा किसी को मकान नहीं। तो अभी वो कठोरता है उसमें। परंतु जब उसको लगा कि नहीं यार ये चीज तो गलत है, क्यों अपन किसी को क्यों मना करते हैं, अपन को सबको ही देना चाहिए। ठीक है, हम सभी को दे सकते हैं और उससे अपना इनकम का जो सोर्स है वो भी ज्यादा होगा। तो पहले भारत की सरकारें 1991 से पहले इस मकान मालिक की तरह थी, सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों के लिए। जो कुछ होगा देश के लोग करेंगे, देश के लोगों के लिए करेंगे, बस बात खत्म। बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। उसी प्रकार से जैसा कि इस मकान मालिक ने कह रखा था कि इस वर्ग के अलावा कोई भी दूसरा वर्ग मेरे घर में नहीं आ सकता, मैं उनको मकान नहीं दूंगा। परंतु मकान मालिक को लगा नहीं यार ये बात तो गलत है, सबको देना चाहिए। अब वो उदार हो चुका है। अब वो बोलता है किसी भी वर्ग के लोग कहीं पर भी यहाँ पर आकर के रह सकते हैं, मैं किसी पर भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तो उदार होने का मतलब यह है कि आप उस कठोरता से दूर आ चुके हैं। आप स्ट्रिक्ट नहीं है, और आप स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात बस इतनी सी है कि यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। आप सब कुछ क्या है बिल्कुल फ्रीली आप ओपन कर दोगे कि हाँ भैया जिसको आना है वो आए, जिसको जो काम करना है वो करे। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बस यही काम करा गया था कि भैया अब कहीं की बाहर की कंपनी भारत में आ सकती है, निवेश कर सकती है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको जो फैक्ट्री लगानी हो वो फैक्ट्री लगा सकती है, नो डाउट। जिस चीज का उत्पादन कर सकती है उस चीज का उत्पादन करे। तो सरकार क्या हो चुकी है? अब उदार हो चुकी है, अब सबको अलाउड कर रही है। और ये अलाउड जो कर रही है, पहले क्या कर रही थी? पहले रोक लगा रही थी, रोक रही थी। कैसे रोक रही थी? आयात पर शुल्क के द्वारा, आयात पर शुल्क के द्वारा और कोटा के द्वारा, इनके द्वारा सरकार रोक रही थी कि ऐसा मत करो, ये मत करो। व्यापार अवरोधक लगा के रोक रही थी। परंतु सरकार ने वो व्यापार अवरोधक जो प्रतिबंध है उन प्रतिबंधों को हटा दिया। और जब उन प्रतिबंधों को हटा दिया उसी को क्या कहा गया? उदारीकरण कहा गया। प्रतिबंधों को हटाना ही क्या है बच्चों? उदारीकरण है। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर नोन एज द लिबरलाइजेशन। अगर जब वो रेस्ट्रिक्शंस जो इंडियन इकोनॉमी पे लगाए गए थे उनको हटा दिया जाए तो उसे उदारीकरण कहा जाएगा। हम लोग लास्ट चैप्टर से ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अंतर्मुखी थी। अंतर्मुखी का मतलब मैंने आपको आसान भाषा में बोला था, भारत की अर्थव्यवस्था बंद थी, पूरा बंद है, कोई अंदर नहीं आएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। अब क्या हो चुकी है? ये अंतर्मुखी हट चुका है, अब ये ओपन हो चुकी, सबके लिए ओपन हो चुकी है। जो ओपननेस है वही उदारीकरण। उदारीकरण की डेफिनेशन एक बार और जान लेते हैं। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। तो मैंने भी यही बात आपको कही, नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। जैसा कि पहले लाइसेंस सिस्टम चलता था, लाइसेंस सिस्टम सरकार ने बंद कर दिया। कोटा है, कोटा सरकार ने बंद कर दिया। ठीक है ना, इन सबको हटाना ही उदारीकरण है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। 1991 में जब ये आर्थिक सुधार हुए उनके तहत भारत ने क्या करा? उदारीकरण की नीति अपनाई है। आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही संवर्धि और विकास के मार्ग की सबसे
बड़ी बाधा बन गए। देखिए अब जो आर्थिक गतिविधियां हैं, अब आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या है, ऐसी गतिविधियां या ऐसे काम जिनसे हम लोग क्या है आय अर्जित करते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इन आर्थिक गतिविधियों को अगर हम लोग बांटे तो हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि पशुपालन ही आ जाता है, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग आ जाते हैं, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवा आ जाती है। इन आर्थिक गतिविधियों के नियमन का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करने के लिए। उन आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने कुछ नियम कानून कायदे बनाए थे, ठीक है। परंतु दुख की बात यह है कि उन आर्थिक गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए जो कानून कायदे, जो नियम सरकार ने बनाए थे, वही संवर्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। मतलब यहां पर यह कहा गया है कि 1947 से लेकर के 1991 तक इन आर्थिक गतिविधियों के द्वारा जो देश की संवर्धि और विकास सरकार करना चाहती थी, और उस विकास के लिए, उस संवर्धि के लिए, इन आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए जो नियमन, जो कानून कायदे बनाए गए थे, वही सबसे बड़ी बाधा सरकार के लिए बन गए। जो विकास के उद्देश्य से बनाए गए थे, उन्होंने ही क्या है, विकास में एक बाधा का पत्थर खड़ा कर दिया, बाधा उत्पन्न कर दी। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। उदारीकरण क्या, इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर देना है, जितने भी प्रतिबंध, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए, इन सबको दूर कर अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। जैसा कि पहला आप देख सकते हैं, स्टॉप, आप ये काम कर सकते हैं, नो रुक जाइए, स्टॉप, ये काम कर सकते हैं, नहीं स्टॉप रुक जाइए। हर जगह क्या था, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रोक लगा रखी थी सरकार ने। परंतु 1991 में सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई, और उदारीकरण की नीति क्या है, प्रतिबंधों को दूर करना। जितने भी रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखे, उन रेस्ट्रिक्शन को दूर कर अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सबको मुक्त करने की जो नीति है, उसी को क्या कहा गया है, उदारीकरण कहा गया है। मतलब सभी क्षेत्रों को फ्री बना देना, कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और उन्हीं क्षेत्रों में कोई सी भी कंपनी, कोई भी क्षेत्र कुछ भी कर सकता है। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे। देखिए अब सुधार जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, सभी क्षेत्रों में सुधार धीरे धीरे 1980 से ही कर दिए गए थे कि भाई धीरे धीरे सुधार करना शुरू करें। जिसमें औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, जो उद्योगों में लाइसेंस दिया जा रहा था, उन लाइसेंसों को थोड़ा कम कर दिया गया कि भाई अब हर चीज में लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप काम कर सकते हैं। आयात निर्यात के लिए जो नीति अपनाई गई, ठीक है। तकनीकी उन्नयन, ठीक है, तकनीकी उन्नयन का मतलब क्या है, अपग्रेड टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल जो है, टेक्नोलॉजी है जो है, उसको अपग्रेड करना, उसको बेहतर बनाना है, उसके लिए। राजकोषीय का मतलब क्या होता है, जो सरकार का पूरा कोष है, मतलब जिसमें पूरा सरकार का फंड है, जो सरकार का पैसा है वो पूरा वो। और विदेशी जो निवेश नीतियां हैं, इन सबको लेकर के सरकार 1980 से ही उदारीकरण की नीति अपनाती है। परंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। 1980 में थोड़े बहुत सुधार आरंभ करे गए, सुधार प्रस्तावित करे गए, उन सुधारों को सरकार ने अपनाया। परंतु जो 1991 में सरकार ने आरंभ करे थे, वो सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी, मतलब कहीं वो ज्यादा बड़े रूप में हमें देखने को मिलता है। परंतु 1980 में बस उसका छोटा मोटा रूप देखने को मिलता है। और कह सकते हैं कि शायद सरकार ने इतने पूरे मन लगा करके वो सुधार ना करे जितने कि 1991 में सरकार ने करे। ये क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया है। अब देखिए, अब सरकार ने कुछ क्षेत्रों में क्या करा, परिवर्तन करा, ठीक है, उन नीतियों में क्या करा है, चेंज करा है। अब बिल्कुल आपको भी क्या करना है कि ऐसा का ऐसा ही एक पैटर्न बना लेना है। कौन कौन से क्षेत्रों में चेंज करा, सबसे पहला है औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में, उसके बाद दूसरा कौन सा बच्चों, वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र, फिर तीसरा कौन सा बच्चों, कर सुधार, टैक्स सिस्टम में भी सुधार करना, कर सुधार। फिर नेक्स्ट कौन सा है, विदेशी विनिमय बाजार, तो मैं विदेशी बाजार लिख देता हूं, विदेशी बाजार। और लास्ट जो है व्यापार और निवेश क्षेत्र, तो हम लोग कह सकते हैं कि व्यापार के बारे में।
ये 5 है, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर, कर सुधार, टैक्स सिस्टम, विदेशी व्यापार और व्यापार की जो बात है वो, इन 5 में आज जो हम लोग कवर करेंगे, हम लोग 2 करेंगे, पहला औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा वित्तीय क्षेत्र। इन 2 को आज हम लोग कवर करेंगे और बाकी जो 3 है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए मूव करते हैं औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। देखिए विनियमीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए 2 शब्द आप लोग देखेंगे, एक जैसा भी आप लोगों ने देखा है विनिमय, ठीक है, तो एक होता है विनिमय और एक होता है विनियम। दोनों में अंतर बहुत बेहतर और आराम से समझिएगा। विनिमय का मतलब होता है बेटा एक्सचेंज करना, विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, और विनियम का मतलब होता है रूल्स या रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस। विनिमय का मतलब क्या, एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। जैसे कि लास्ट अभी स्लाइड पे आप लोगों को क्या दिखाया है, विदेशी विनिमय बाजार, तो विदेशी जो बाजार है उसमें विनिमय करना, एक्सचेंज करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। और विनियम, अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। विनियमीकरण का मतलब क्या हो गया कि औद्योगिक क्षेत्र को क्या करा जाएगा, रेगुलेट करा जाएगा। अब औद्योगिक क्षेत्र में संवर्धी करना, विकास करने के लिए सरकार और भी बेहतर योजनाएं बनाएंगी जिसके द्वारा सरकार रेगुलेट करे, और सरकार के रेगुलेशन के द्वारा, सरकार के नियमों के द्वारा, नियमों के अंतर्गत रह करके वो कंपनियां, वो उद्योग इतना उत्पादन करे जिससे कि देश की जीडीपी में भी वृद्धि हो और देश के विदेशी मुद्रा कोष में भी है उसमें भी वृद्धि हो। तो यहां पर रेगुलेट करेगी। और नियम और विनियम आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। आपके स्कूल में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ नियम विनियम होंगे, हमारे ऑफिस के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहां के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसी प्रकार से सरकार के भी औद्योगिक क्षेत्र के कुछ विनियमीकरण रहेंगे, परंतु जितना रेगुलेट, कठोर रूप से रेगुलेट सरकार 1991 से पहले कर रही थी, उतना कठोर रूप से अब नहीं करेगी। सिर्फ सरकार नाम मात्र से एक रेगुलेट कर रही है, बाकी सारी की सारी जो पावर है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, उद्योगों के मालिकों के हाथ में चली जाएगी। भारत में नियमन प्रणाली को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। अब यहां पर आप लोग सिस्टम को समझिएगा, ठीक है। पहले तो हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे 1947 से 1991 तक की, ठीक है। 1947 से 1991 ये जो बता रहा है कि भारत में नियमन प्रणालियां, ठीक है, जो नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया, जो रेगुलेशन सरकार ने कर रखा था, जो सरकार रेगुलेट कर रही थी, नियंत्रित करके रख रही थी उद्योगों को, उसको अलग प्रकार से लागू किया गया। पहला, सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। ये 1991 से पहले वाले दौर की बात कर रहे हैं, जब कोई भी कंपनी हो उसको उद्योग स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, लाइसेंस लेना होगा। उसको हमने क्या कहा, औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था, औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की व्यवस्था सेटअप करेगी। इसमें क्या था कि अगर किसी भी उद्यमी को, किसी भी व्यापारी को अगर एक फर्म स्थापित करनी है तो उसको क्या करना होगा, लाइसेंस लेना होगा। उस फर्म को कब तक चलाएगा, कब बंद करनी होगी, सरकार बताएगी। उत्पादन की कितनी मात्रा होगी, कितना प्रोडक्शन वो कंपनी करेगी और किस चीज का प्रोडक्शन कर सकती है, किसका नहीं कर सकती, ये सबका जो निर्धारण करेगी वो कौन करेगी, सरकार करेगी। और सरकार कैसे कर रही है, लाइसेंस के द्वारा उनका निर्धारण कर रही है। आपको कोई भी काम करने के लिए सरकारी अधिकारियों से क्या करनी पड़ रही थी, परमिशन लेनी पड़ रही थी। और ये सरकारी अधिकारी सब किसके अंडर में थे, सरकार के अंडर में थे, सरकार के हिसाब से काम कर रहे थे। सरकार की गाइडलाइन थी इनको कि भाई इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए मना कर दिया जाए, इन व्यक्तियों को क्या करा जाए, लाइसेंस दिया जाए, ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस दिया जाए। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में देखा था कि जो पिछड़े हुए इलाकों में जो फैक्ट्रियां लगाएंगे उनको लाइसेंस पहले दिया जाएगा, सबसे पहले उन्हीं को ही दिया जाएगा। अब अनेकों उद्योग, अब ऐसे काफी उद्योग थे जहां पे निजी उद्यमियों का, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका तो प्रवेश बिल्कुल ही निषिद्ध था, बिल्कुल ही मना था। पहले वाले में जो अभी यहां पर हमने पढ़ा, यहां पर वो उद्योग है या वो सेक्टर्स है जहां पर प्राइवेट वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, उद्योग खोल सकते हैं, परंतु सरकार से परमिशन लेकर के। और सरकार से जो परमिशन ली जाएगी वो किस फॉर्म में ली जाएगी, लाइसेंस के फॉर्म में, लाइसेंस के रूप में सरकार परमिशन देगी। और अब यहां पर तो वो उद्योग आ गए जहां पर प्राइवेट सेक्टर को अलाउड ही नहीं है। कुछ ऐसे उद्योग थे जहां पर प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वो सारा का सारा उनका उत्पादन कौन करेगी, सरकार करेगी। वो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, सरकार के हाथ में था। तीसरा, कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। अब देखिए, जो कै हम लोगों ने देखा उसमें उत्पादन कर सकते हैं, परंतु कंट्रोल किसके हाथ में, सरकार के हाथ में, लाइसेंस व्यवस्था के द्वारा। दूसरे में
वो उसमें प्राइवेट वाले हैं ही नहीं, मतलब उत्पादन कर ही नहीं सकते। तीसरे में जो दिया गया वो किसको दे दिया गया है, लघु उत्पादकों को दिया देगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज है उनको अलाउ नहीं करा गया। तो अब कुछ चीजें लघु उद्योगों के लिए क्या कर दी गई थी, आरक्षित कर दी गई थी कि भैया इन चीजों का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ लघु उद्योग के लोग ही कर सकते हैं। और लघु उद्योग होने का मतलब क्या है, जिनके पास पूंजी 5 लाख से कम हो, जिनकी पूंजी 5 लाख से कम हो, मतलब उनके मशीन सब कुछ मिला के 5 लाख से कम होनी चाहिए। और आज के मौजूदा दौर में कितनी है, 1 करोड़। जिनका निवेश 1 करोड़ से कम हो वो क्या कहलाएंगे, लघु उद्योग कहलाएंगे। तो यहाँ पे लघु उद्योग ही कर सकते थे कुछ चीजों का उत्पादन, और सभी निजी जो उद्यमी है उनको कुछ भी औद्योगिक उत्पादन की जो कीमत के निर्धारण के लिए, वितरण के लिए काफी चीजों का जो नियंत्रण है वो सरकार के पास रहता था, और उन नियंत्रण का इन लोगों को पालन करना पड़ता था। इनको मानना पड़ता था कि सरकार ये बोल रही इस चीज को उतना उत्पादन करो, तो उत्पादन करना पड़ता था। मतलब आप ये देख रहे हैं कि सारा जो कहीं ना कहीं जो काम करेगी, जो उत्पादन कर रही है, वो कर रही है प्राइवेट कंपनी, उत्पादन प्राइवेट कंपनी कर रही है और सब कुछ कर रही है। परंतु ये किसके अंडर में कर रही है, इस पे दबाव किसका है, सरकार का दबाव, सरकार का दबाव। जैसा सरकार बोलेगी 100 ही यूनिट बनाओ तो 100 ही बनानी, वो 101 भी नहीं बना सकते। ज्यादा से ज्यादा जब कंट्रोल सरकार के पास है तो वो उत्पादन अपना नहीं बढ़ा पा रहा है, अपने ग्रोथ को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात मैंने मुद्दा उठाया था कि जब हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे थे तो पूंजीवादियों ने यही सवाल उठाया था कि जिनके पास खुद का टैलेंट है उस टैलेंट का क्या होगा। सरकार ही जब सब कुछ कंट्रोल करेगी तो फिर बाकी जो लोग हैं, जिनमें अगर मान लीजिए आज मुझ में टैलेंट है तो फिर मैं उस टैलेंट का कैसे प्रयोग करूंगा। मुझे पता है कि ये चीज इस प्रकार से और भी ज्यादा बेहतर बन सकती है, तो फिर मैं बनाऊं, पर मैं बनाने जा रहा हूं तो सरकार हर चीज पे रोक लगा रही है। देखिए, कभी भी बिजनेस शुरू करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है पूंजी। ज्ञान और पूंजी, इसका अर्थ क्या हो, जैसे मान लीजिए मैं आज टीचर हूं, मुझे पढ़ाते 5-6 साल हो गया। आज मुझे बच्चों का नॉलेज है कि भैया 10th के बच्चों को इस समय में ये काम करा दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 11th के बच्चों को ये करा दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे ज्ञान है, मतलब पूरा कौन से क्लास के बच्चे से कितनी फीस लेनी चाहिए, कितना वाजिब है, पूरा नॉलेज है। कहाँ पे पैम्पलेट छपते हैं, कहाँ पे क्या होता है, इसका मुझे पूरा ज्ञान है। अब ज्ञान है परंतु मान लो पूंजी नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, तो फिर मैं बिजनेस कर नहीं सकता हूँ। और मान लो मेरे पास पूंजी बहुत है, मेरे पास खूब पैसा है, पर किसी बिजनेस का ज्ञान नहीं है तो भी बेकार है। और जैसे मान लो मुझे ज्ञान तो टीचिंग का है पर मैं कपड़े की दुकान खोलने जा रहा हूं, तो ऑफकोर्स ये बात है मैं फेल ही होऊंगा भाई, क्योंकि आपका ज्ञान टीचिंग में है और आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि आप आर्ट्स के बच्चे और पेपर साइंस का दोगे तो भैया फेल ही होगे, पर आर्ट्स का दे रहे हो तो आर्ट्स में तो क्या है, आग लगा दोगे, आग। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन आंसर्स आप लोग लिख करके आओगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत मेहनत से आप पढ़ रहे हो। तो बिजनेस के लिए ज्ञान और पूंजी दोनों चाहिए होती है, नॉलेज और पैसा। तो अब 1991 के बाद यही चीजें हुई कि जिनके पास ज्ञान है पूंजी सरकार उपलब्ध करा देगी, पैसा सरकार दे देगी, बैंकों से ले लो कैसे भी। जैसे आप आज की मौजूदा नीतियों के बारे में मैं बताता हूं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बिजनेस में और भी ज्यादा आसानी करी गई है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई ज्ञान है, पूंजी नहीं है, बैंक से पैसा लो, कम से कम दर पे आपको बैंक पैसा देगी, उद्योग लगाओ। ठीक है, उसके अलावा स्किल इंडिया की योजना चलाई, स्टैंड अप इंडिया की योजना चलाई। स्टैंड अप इंडिया में तो ये कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति के कोई लोग हो, उनको पैसा दो, उनको भी उद्योगों में लेकर के आओ, उनको भी बिजनेस प्लान में लेकर के आओ और उनको पैसा दो, कम रेट पे दो और उनके उद्योग लगवाने में बैंक सहायता करे। मतलब क्या है कि बिजनेस को बढ़ावा, अब धीरे धीरे प्रचलन सा बन चुका है कि बिजनेस को क्या करा जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। तो अब 1991 में जो हमारी नई आर्थिक नीतियां आई, उन आर्थिक नीतियों के आने के बाद उन आर्थिक नीतियों में भी और धीरे धीरे समय के साथ जो भी अनेक जितने भी प्रतिबंध लगा रखे थे, ये सारी जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उन सारी रेस्ट्रिक्शंस को, उन प्रतिबंधों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया कि अब सरकार आप पे ये प्रतिबंध नहीं लगा रही, सरकार आप पे ये रेस्ट्रिक्शंस, रोक नहीं लगाती है। आपको जिस चीज का उत्पादन करना है आप उन चीजों का उत्पादन करिए। एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक विमानन तथा औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणी को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, कुछ उद्योग थे जो सरकार ने वहां पे लाइसेंस जारी रखा कि लाइसेंस यहाँ पे तो होना चाहिए, जैसे कि एल्कोहल, एल्कोहल मतलब शराब, ठीक है, सिगरेट जैसे कि ये दिख रही है, और
जैसे मैं आपको हमारे यहाँ की सड़कों का बताता हूँ, वहाँ पर भी सरकार ने ऐसा लिख रखा है, सिगरेट, आप सिगरेट को नहीं पीते, सिगरेट आपको पीती है, ठीक है ना। और जैसे एडवर्टाइजेस में तो आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा कि जो व्यक्ति सिगरेट पीता है उसके बिल्कुल फेफड़े बिल्कुल यहाँ हो जाते हैं, जब उसमें से बिल्कुल निचोड़े तो नहीं कितना ही वो जो है निकल जाता है, जो उसका सिगरेट का जो धुआं होता है वो। फिर भी लोग उन चीज़ों को खरीदते हैं। सिगरेट के पैकेट पे तंबाकू पे लिखा हुआ होता है कि ये आपके लिए हानिकारक है, इससे आपको कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग खरीदते हैं। मुझे एक मेरे टीचर थे, वो एक बार ऐसी कहानी सुनाया करते थे कि वो कहीं पे किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, IAS की, तो वो दिल्ली रहते थे। तो उन्होंने अपने साथी को बोला यार ये सिगरेट विगरेट मत पिया करो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, देखो डिब्बे पर भी है ना लिखा हुआ आता है कि जान के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो ऐसा मत करा करो। तो वो उनका दोस्त सर को क्या कहता है, वो कहता है, बोले भाई सुन देख, मैं डिब्बा खरीदता नहीं हूँ, मैं 2 खुली सिगरेट लेकर के आता हूँ, इसलिए मुझे डिब्बे का ज्ञान पता नहीं है, और लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ मैं तो पीऊँगा ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई करने के लिए कुछ नशा चाहिए और मेरा उसी से चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ मत बता, ठीक है ना, मुझे नहीं जाननी है। तो मतलब कुछ लोग तो इतना आदी हो चुके हैं कि मतलब वो छोड़ नहीं सकते, जो कि गलत बात है, ठीक है। गलत चीज़ों का जितना हम यूज़ ना करें वो बहुत ही बेहतर होगा। इन चीज़ों को बिल्कुल ही हमें क्या कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। तो सरकार ये चाहती थी कि भाई ये जितनी भी जो खराब चीज़ें वो सरकार खुद के अंडर में रखे, जिससे सरकार चाहती है कि नहीं सिगरेट का उत्पादन कम करना है तो कम कर दे। अब आप एक बात और देखिए, सरकार, भारत की सरकार इतनी दयालु है कि टैक्स है ना, जो आवश्यक वस्तुएं खाने पीने के सामान उन पर टैक्स कम रखती है सरकार। गुटखे पे, तंबाकू पे, सिगरेट पे, बीड़ी पे, एल्कोहल पे, दारू पे सरकार इतना टैक्स लेती है, इतना टैक्स लेती है कि उनकी प्राइस डे बाय डे बढ़ती है। कोरोना के समय में जो चीज ये जितने भी तंबाकू के सामान में आपको बता रहा हूँ, जो 5 रुपए का था वो 35, 40, 50, 100 रुपए में मिल रहा था, उसके बावजूद भी लोगों ने खरीदा है। सरकार वहां पे टैक्स बढ़ा रही है, वो ये दर्शा रही है कि यार टैक्स बढ़ने से अगर तुम लोग इसका यूज कम कर दो तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी लोग उसका यूज कम नहीं कर रहे। फिर भी लोग अगर वो ये 5 रुपए की आ रही है तो भी पी रहे, 50 की आएगी तो भी पिएंगे, क्योंकि उसका आदी हो चुके हैं, उसके एडिक्ट हो चुके हैं। तो सरकार चाहती है कि इन चीजों का उत्पादन उनके हाथ में रहे, या कोई भी प्राइवेट कंपनी करे तो लाइसेंस लेके करे, या जोखिम भरे कोई भी रसायन हो या केमिकल्स कोई ऐसे हो, कोई औद्योगिक विस्फोटक, ठीक है, कोई विस्फोटक बम चिप वाले सामान हो वो बनाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक विमान बना रहे हो, औषधि वेसेज, ठीक है, कुछ औषधि कुछ मेडिसिन का ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो 6 उत्पाद जो श्रेणियां हैं इनको छोड़ के सभी में लाइसेंसिंग व्यवस्था को क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया कि भैया अब इन 6 उद्योगों को छोड़ दो और बाकी सब में किसी को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। किसी को पढ़ाना है चलाओ, ठीक है, किसी को कपड़े का उद्योग लगाना चलाओ, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, किसी को मशीनें बनानी बनाओ, लाइसेंस की जरूरत नहीं। पर अगर इन 6 वस्तुओं का अगर आप उद्योग लगाना चाहते हो तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल कुछ मुख्य गतिविधियां परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में तो इन 6 को सरकार ने बोला कि अगर आपको लगानी है, उद्योग लगाने, तो आप सरकार से लाइसेंस लें। सरकारी क्षेत्रों में भी क्या करा कि जो बिल्कुल कुछ मुख्य गतिविधियां जो इंपोर्टेंट है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना हो, रेलवे परिवहन हो, इन्हीं को क्या है सरकार के अंडर में रखा, और ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो प्राइवेट के अंडर में दे दी गई। भाई प्राइवेट अपने हिसाब से उनको चलाए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। डिफेंस का भी काम है सरकार अपने अंडर में रखती है, ठीक है, डिफेंस के भी जो ज्यादातर सामान है सरकार अपने द्वारा ही बनवाती है। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई है। अब लघु उद्योगों को जितनी वस्तुएं आरक्षित कर रखी थी कि इनका सिर्फ और सिर्फ उत्पादन लघु उद्योग ही करेंगे, अब उनमें से भी काफी वस्तुएं क्या कर दी गई है, अनारक्षित कर दी गई है। मतलब उनको उस कैटेगरी में से हटा दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ लघु उद्योग ही बना सकते हैं। मतलब अब यहां पर अगर आप पहले की नीतियों की और अब की नीतियों में तुलना करेंगे तो देखिए, हम लोगों ने देखा क्रम में क्या था कि भाई जो भी उत्पादन करना है उसके लिए सरकार से आपको लाइसेंस लेना होगा। सरकार ने लाइसेंस व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब अब आपके पास क्या हो गया, ज्यादा ऑप्शंस हो गए, हम इस चीज का भी उत्पादन कर सकते हैं, हम इस चीज का भी उत्पादन कर सकते हैं, हम इस चीज का भी उत्पादन कर सकते हैं। दूसरे में कुछ ऐसे थे जहां पे प्राइवेट का मना ही था, अब यहां पे रेलवे को और इनको छोड़ करके सब में जाना अलाउड है। जाओ बिल्कुल फुल टू फुल उत्पादन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सरकार कह रही है उत्पादन करो। तीसरा कि भैया लघु उत्पादकों के लिए क्या है, कुछ चीजें रिजर्व कर दी गई थी, आरक्षित कर दी गई थी, मतलब उन चीजों का उत्पादन प्राइवेट वाले नहीं कर सकते, अब वो भी कम कर दी। कुछ चीजें ही छोड़ी है लघु उत्पादकों के लिए, बाकी सब कोई भी कर सकता है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, लघु उत्पादक, सरकार, कोई भी कर सकता है। मतलब आप यहां पे ये चीज समझिए
कि सरकार ने अब प्राइवेट कंपनियों के लिए, बाहर के निवेशकों के लिए क्या है, ऑप्शंस बढ़ा दिए कि भैया आप इन चीजों के, अलग अलग चीजों का आप आराम से उत्पादन कर सकते हैं। और जब आप इन चीजों के उत्पादन ज्यादा करेंगे तो देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। और अब जो निवेशक है उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है देश में निवेश करने में, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि भैया मैं इस चीज में नहीं तो मैं इस चीज में, और इस चीज में नहीं तो मैं इस चीज में निवेश कर करके मैं अपना पैसा बचा सकता हूं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। सरकार अब क्या हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा अपने द्वार जो है वो खोल चुकी है। उदारीकरण का मतलब क्या था कि प्रतिबंध जितने भी है, रेस्ट्रिक्शंस जितने भी, उन सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा करके अपने द्वार खोल दिए सरकार ने। आइए आप हमारे देश में आइए और निवेश करिए। सभी प्राइवेट सेक्टर वालों को बोला कि आइए करिए, जितने उद्योग आपको लगाने हैं लगाइए। सरकार बिल्कुल द्वार खोल चुकी है। ये बिल्कुल एक वैसा सीन है जैसे कि आप मान लीजिए राजा है, ठीक है, राजा के से मिलने के लिए बहुत से वो जो सिपाही है वो खड़े हो, पर राजा ने एक दिन बोला सारे सिपाही हट जाओ, जिनको भी आना डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ। महल के द्वार खोल दिए कि सब अलाउड है, सब आने दो। तो राजा उस दिन क्या हो गया, काफी उदार हो गया, ठीक है, उसे हम उदारीकरण कह रहे हैं। ओके, अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। अनेक उद्योगों में अब जो भी कीमत तय होगी वो बाजार के अनुसार तय होगी कि भाई बाजार में कितनी कीमत है कितनी नहीं, उस हिसाब से सब कुछ तय होने की अनुमति मिल गई। अब हम कह सकते हैं नो रूल्स, मतलब नो तो नहीं, ऐसा कि नहीं कि सरकार कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रही, कोई गलत उत्पादन कर रहे हो, गलत चीज का उत्पादन कर रहे हो तो आप सरकार के अंडर में हो, आपसे टैक्स लिया जाएगा। सरकार समय समय पर हो सकता है आपके उत्पादकों की चेकिंग कर ले कि आप कैसा आइटम बना रहे हैं, पर पहले की तुलना में रूल्स जो है वो बहुत कम कर दिए हैं। मतलब सेटअप करने में, उसको रनिंग करने में, उसको चलाने में सरकार ने ना के बराबर ही अब रूल्स सरकार लगाती है, बाकी थोड़ा बहुत जो चेकिंग का काम होता है वो सरकार करती है। तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्रों की। अब हम लोग पहले के चैप्टर्स में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर देश का विकास करना है तो वहां पे एक थोड़ा सा डिबेट चल रही थी कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश कराए, कृषि क्षेत्र में ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए या औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोगों ने ये कहा था, मतलब पहले जब हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़े तो, कि उद्योगों का विकास होए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। और कृषि पर आप कितना ही खर्चा कर दीजिए, कृषि उतनी विकसित नहीं हो सकती जितना कि अगर आप उद्योगों पर पैसा खर्च करेंगे तो उद्योग विकसित होकर के देश को एक बेहतर नतीजे दे सकते हैं। तो सरकार ने भी इन चीजों को माना और उद्योगों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस, सरकार की कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा जो फोकस हो वो उद्योगों पर, इंडस्ट्रीज पर हो। सरकार इंडस्ट्रीज पर बैक टू बैक लगातार फोकस करती जा रही थी, परंतु उतना बेटर रिजल्ट नहीं दिखा। परंतु फिर पता चला कि यहाँ पे कृषि का या उद्योगों की गलती नहीं, गलती हमारी नीतियों की, और नीतियां बदल दी गई 1991 में। 1991 में नीतियां सरकार ने बदल दी। नीतियां उद्योगों के लिए क्या क्या बदली, ये सब कुछ मैंने भी आपको लास्ट जो टॉपिक कवर करा उसमें सब कुछ पता है। परंतु जैसा मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए आपको ज्ञान और पूंजी की आवश्यकता होती है। अब ज्ञान तो है पर पूंजी नहीं है, ठीक है, और इस पूंजी के बिना उद्योग नहीं लगेगा। अब पूंजी होगी तभी क्या होगा, उद्योग लगेगा। पूंजी होगी तभी उद्योग लगेगा। उद्योग लगेगा मतलब उत्पादन होगा, उत्पादन होगा मतलब लाखों लोगों को क्या है, रोजगार मिलेगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलने का मतलब उनका जो आय है वो बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी मतलब उनका जो जीवन स्तर है वो भी बेहतर होगा। और यहाँ पर एक को लाइन निकाल लीजिए, उत्पादन बढ़ेगा मतलब इसका मतलब क्या, आपका जीडीपी बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे जो है आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। परंतु ये सारा का सारा खेल खराब हो जाएगा अगर पूंजी नहीं है। तो सरकार ने बोला ये पूंजी प्रोवाइड कराने का जो काम है वो बैंक करेंगे, वो बैंक कर देंगे, ठीक है। और जब भी जहां से भी हम लोग पैसों का लेन देन करते हैं, उधार देना, उनसे पैसे लेना, ठीक है, जितनों भी पैसों का जो लेन देन होता है उसको कहा जाता है वित्तीय, ठीक है, फाइनेंशियल। तो भारत में बहुत सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं जो पैसों का लेन देन का काम करती है। तो यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र में सुधार करेंगे, मतलब आप ओवरऑल इतना सा कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें सुधार किया गया, मतलब उधार देने की जो क्षमता है उसमें सुधार करा गया। और मैं आपको और भी आसान भाषा में कह सकता हूं कि बैंकिंग प्रणाली में, बैंकिंग सिस्टम में सरकार ने और भी बेहतर सुधार करा है, कि बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें सुधार आना चाहिए। चलिए जानते हैं कैसे। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। वित्त के क्षेत्र में, फाइनेंस के अगर सेक्टर में आप देखेंगे तो व्यावसायिक और निवेश बैंक, व्यावसायिक मतलब व्यवसाय के व्यापारिक बैंक, जितने भी आप ये कॉमर्शियल बैंक देते हैं, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, केनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे व्यवसायिक बैंक हैं। और
ये ध्यान रखिएगा इन व्यावसायिक बैंकों के बारे में और इन व्यापारिक बैंकों के बारे में। व्यवसाय या व्यापारिक बैंक, और हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक, एक केंद्रीय बैंक होता है जो इन सभी व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों पर नजर रखता है कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई, जो कि हमारे देश के नोट छापता है। इस केंद्रीय बैंक के बारे में, इन व्यापारिक और व्यावसायिक बैंकों के बारे में आप और भी विस्तार से और विस्तृत में कक्षा 12 में समष्टि अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग, उसमें आप पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो फाइनेंस के सेक्टर में कौन कौन आ रहा है? व्यवसायिक और निवेश बैंक आ रहे हैं। आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, विदेशी मुद्रा बाजार, ठीक है, विदेशी मुद्रा बाजार, ऐसी संस्थाएं सम्मिलित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक के दायित्व है। तो वित्तीय क्षेत्र का जो नियमन, जो रेगुलेट करता है, उनको कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक कर रहा है, ठीक है। ये रिजर्व बैंक का दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि ये काम उनको करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अलग अलग नियम बनाता है, अलग अलग कसौटियों का माध्यम होता है, मतलब एक मापदंड तय कर दिया कि भाई इसी अनुसार आपको क्या करना होगा, काम करना होगा, और उन्हीं काम के अनुसार सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार उनके द्वारा माध्यम से ही क्या है, जो अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो अपने कार्य करती है, और उन कार्यों का नियमन, उनको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आप इतना सा कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ABC बैंक है, ये एक ABC बैंक, जैसे SBI है, ICICI है, केनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ऐसे बैंक है। अब इन बैंकों में क्या है, हमारे खाते होते हैं, हाँ? हमारे खाते हैं। अब जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, तो ये आरबीआई इन सभी व्यापारिक व्यावसायिक बैंकों का भी बैंक है। हमारा खाता अगर इन बैंकों में, तो इन सभी बैंकों का खाता किसमें है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर सब पर है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह सकता है कि बचकर रहना रे बाबा, बचकर रहना, मेरी तुझ पर नजर है। तो आरबीआई क्या है? इन सभी बैंकों पर नजर रखता है। और नजर कैसे रख रहा है? नियम कानून कायदों के द्वारा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, इतने ही ब्याज दर पे तुम्हें लोगों को लोन देना है, इतना पैसा लोगों को दो, इतना पैसा कृषि क्षेत्र को दो, इतना उद्योग क्षेत्र को दो, सब कुछ जो तय कर रहा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय कर रहा है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। तो रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई भी जो बैंक है वो अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। इसमें देखिए, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, नकद कोषानुपात, ये कक्षा 12 का मुद्दा है साहब, कोषानुपात। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और एक होता है बच्चों SLR, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है CRR। SLR की मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इसे हिंदी में कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। CRR वो अमाउंट है, जितना भी डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक के पास है, जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ % आपको केंद्रीय बैंक के पास जमा करा करके रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा है कि मेरे बैंक में 50,000 रुपये जमा है, परंतु मेरे बैंक वालों ने कह रखा सर 1,000 रुपये तो कम से कम आपको बैंक में रखनी है। मैं 49 निकलवा सकता हूँ, 50 के 50 पूरे नहीं, ये वो है। और SLR क्या है कि कुछ अमाउंट बैंक को खुद के पास भी रखना होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक बैंक के पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। अब CRR और SLR कौन तय करेगा? रिजर्व बैंक तय करेगा। तो 10% बोली CRR, 10% CRR का मतलब ये हो गया कि इसका 10,000 तो आपको रिजर्व बैंक के नाम का रखना पड़ेगा। और मान लीजिए 10% ही SLR है, तो ये 10,000 और हो गया। मतलब क्या हुआ कि 20,000 तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये 20,000 आप लोन नहीं दे सकते, लोन तो बाकी आप 80,000 रुपए को दो। तो कितनी मुद्रा जमा रखनी है, कितनी नहीं रखनी, ये सब कौन तय करता है? रिजर्व बैंक तय करता है। ब्याज की दरें, किसको कितना इंटरेस्ट रेट पे देना है, इसे हम लोग बैंक दर कहते हैं बेटा, बैंक रेट कहते हैं। बैंक दर या बैंक रेट वो होती है जिस दर पर जो व्यावसायिक व्यापारिक बैंक है हम लोगों को लोन देते हैं। वो विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति, ये सब वही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। अब यहां तक जो आपने पढ़ा ना,
ये 1991 से पहले का था कि सब कुछ कंट्रोल ही कर रहा है। अब 1991 के बाद ऐसी बात नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल नहीं कर रहा, बैंक को कर रहा है, वो 100% कर रहा है, परंतु 1991 की नीतियों में सुधार करके थोड़ा सा ऐसा काम करा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम नियंत्रक नहीं, कंट्रोलर नहीं, बल्कि एक हेल्पर बनाए, एक सहायक के रूप में। किसी कॉमर्शियल बैंक को कोई समस्या आ रही है, वो समाधान दे, ठीक है। हर तरीके से कानून कायदे, नियम कानून कायदे थोपे नहीं, ये करो, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं, जरूरी नहीं। आप सहायक के रूप में, एक हेल्पिंग के रूप में केंद्रीय बैंक को काम करना चाहिए। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएंगे। अब काफी ऐसे मामले हैं जिनमें कि जो बैंक है या वित्तीय क्षेत्र है वो बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डिस्कस कर ही काफी मामलों में अपने निर्णय ले सकते हैं। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। अब इस सुधार नीतियों की ही देन है कि भारत और विदेशी जो निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनकी शुरुआत भारत में हुई। काफी विदेशी बैंक आपको भारत में देखने को मिलेंगे और भारत के जो बैंक है वो भी दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिलेंगे। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की 74% तक सीमा कर दी। मतलब इसमें यह करा गया, देखो बच्चों, दो चीजें होती है, एक होता है FDI और एक होता है FII। दोनों का मतलब निवेश करना ही है, परंतु जो FDI है वो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। उसका मतलब यह है जैसे कि मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया में निवेश कर रहा हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में निवेश करने का अर्थ ही हो जाएगा मैं वहां जाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, उत्पादन करवाऊंगा, वो मेरा निवेश है, वो FDI कहलाता है। FII में क्या होता है, मैंने किसी बैंक में पूंजी लगा दी, तो वो मेरा FII है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं करा, मैंने वहां जाके कोई फैक्ट्री खड़ी नहीं करी, मेरे वहां पे किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीद लिए, निवेश तो मैंने भी करा है, मैंने भी पैसे लगाए, परंतु वो डायरेक्ट नहीं है, तो वो आ जाता है FII में। तो यहां पर अगर किसी भी बैंक में विदेशी भागीदारी की कितनी पूंजी हो सकती है, 74% तक सीमा कर दी, मतलब 74% तक विदेशी पूंजी हो सकती है, नो डाउट। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। अब कुछ निश्चित शर्तें बैंकों के सामने रखी, अगर वो निश्चित शर्तें पूरी कर रही हैं बैंक, तो रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना वो बैंक अपनी नई शाखा खोल सकते हैं, नई ब्रांच खोल सकते हैं और पुरानी जो शाखा है उनके जाल को अधिक युक्ति संगत का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से सही बना सकते हैं, सही कर सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास है। हाँ, बैंकों को देश और विदेश से अधिक संसाधन जुटा सकते हैं, वो कहीं से कितनी पूंजी ले रहे हैं, कितना रिसोर्स ले रहे हैं, वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। पर देश के सभी खाता धारक जितना का अकाउंट उन बैंकों में है वो, और देश के हितों की रक्षा करने के लिए, सभी खाता धारकों की रक्षा करने के लिए, जिन सबका खाता हमारे बैंकों में, उन सबकी रक्षा करने के लिए और देश के हितों की रक्षा करने के लिए अभी भी कुछ कंट्रोल रिजर्व बैंक के पास ही, रिजर्व बैंक ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। विदेशी निवेश संस्थाओं FII, जैसे मैंने अभी आपको बताया FII, तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं अपनी कोई फैक्ट्री, अपना उद्योग ना लगा करके मैं क्या करूं, डायरेक्ट पैसा वैसे लगा देता हूं, तो वो क्या आ जाता है, विदेशी निवेश संस्था के द्वारा आ जाता है। इन सबकी भी अब वित्तीय बाजारों में अनुमति दे दी है। तो दो हम लोगों ने पढ़ लिए, उद्योगों का और वित्तीय क्षेत्र का। अब हम लोग कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कर के बारे में पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट व्यापार, विदेशी व्यापार है, उनके बारे में पढ़ेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आज का लेक्चर ये जरूर बताइएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी हो ग्रुप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।